नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारियां चल रही हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही मुंबई में मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर बीते दिनों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं। इन दिनों ये कोशिश कितनी सफल होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोशिशें पहले नहीं हुई। पहले भी कुछ मौकों पर भाजपा के खिलाफ इस तरह के गठबंधनों की कोशिशें होती रहीं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ इस तरह के गठबंधन बने हैं। आइए जानते हैं देश की राजनीति में पहले कितनी सफल रहीं इस तरह की कोशिशें और मौजूदा दौर में ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव की ओर से इस तरह की कोशिशें जारी हैं। के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले बोलते रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के बाहर भी अपनी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार लगातार कर रहे हैं। 10 मार्च को जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे थे तब भी केसीआर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार अपनी पार्टी मजबूत करने में लगी हुई हैं। वहीं बंगाल के बाहर खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में कई कांग्रेस के बड़े नेता उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी मजबूत करने के साथ ही ममता विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने जाना हो या तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलना हो, ममता बनर्जी हर विपक्षी नेता को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें हुई। चुनाव से पहले ममता के न्योते पर विपक्षी दलों के नेता कोलकाता में एकजुट हुए थे। सबने मंच साझा किया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर चंद्रबाबू नायडू भी इस मंच पर दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित केसीआर इस तरह की कोशिशों में जुटे थे। हालांकि चुनाव में कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ। ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। करीब 1.5 साल बाद 1977 में जब इंदिरा जी ने चुनाव कराने की बात कही, इसके बाद राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया। 23 जनवरी 1977 को जनसंघ, भारतीय लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों को एक करके पार्टी बनाई। नाम मिला जनता पार्टी। चुनाव हुए, जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। सत्ताधारी के खिलाफ बना गठबंधन काम कर गया, हालांकि लंबा नहीं चल सका। आपसी कलह के चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई। पार्टी के समाजवादी, राष्ट्रवादी अलग अलग हो गए। 1980 में चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी की। जनता पार्टी के अलग अलग टुकड़ों से ही भारतीय जनता पार्टी और लोक दल जैसी पार्टियां अस्तित्व में आईं। साल 1989 में एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ। इस बार काम किया बीपी सिंह ने, जो कभी राजीव गांधी के खास रहे। बीपी सिंह ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 1988 में उनके नेतृत्व में जनता पार्टी से अलग हुए लोक दल, जन मोर्चा, कांग्रेस, जगजीवन जैसी पार्टियों को मिलाकर एक नया दल जनता दल बनाया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीपी सिंह के जनता दल ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु की डीएमके और असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में ले लिया। वहीं दक्षिणपंथी भाजपा के साथ में और लेफ्ट भी इस गठबंधन में शामिल होकर सरकार बनी थी। बीपी सिंह का नेशनल फ्रंट राजीव गांधी को हराने में कामयाब रहा। यह गठबंधन सत्ता में तो आ गया, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। भाजपा के समर्थन को वापस लेने से बीपी सिंह की सरकार गिर गई। जनता दल के 2 हिस्से हो गए। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से फिर से सरकार बना ली। ये सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। गठबंधन ही नहीं बल्कि जनता दल का साल दर साल विघटन होता रहा। जनता दल से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर जैसे कई दल बने। लगातार आप देख रहे हैं कि जब भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश होती है उसमें टूट हो जाती है। 1977, 1989 में चुनाव में पार्टियों के गठबंधन
मिले, अलग हुए, सत्ताधारी पार्टी सत्ता से बाहर भी हुई। 1996 का गठबंधन पिछले 2 बार के गठबंधन से अलग रहा। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत तो नहीं मिल पाया। चुनाव नतीजों के बाद जनता दल और वाम दलों ने कईयों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। 13 दलों के इस गठबंधन को संयुक्त मोर्चा का नाम दिया गया। गठबंधन के साथ ही संयुक्त मोर्चा सत्ता में वापस आया। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनी और 2 साल में इस गठबंधन से 2 प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी गठबंधन लंबा नहीं चल सका। 2 साल में ही सत्ता से बाहर हो गया। सत्ता के जाने के बाद इस गठबंधन में भी बिखराव होता चला गया। 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों का दौर तो चला। संयुक्त मोर्चा के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद 1998 में भाजपा ने 20 से ज्यादा छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2004 की बात करें और 2009 की बात करें, जब यूपीए सत्ता में आई, तब भी कई दलों का गठबंधन बना। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। करीब 3 दशक बाद 2014 में किसी भी पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला। जब भाजपा ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की, अपनी सरकार बनाई। 2014 के चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, अब उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर धुरी कांग्रेस बन सकती है, लेकिन लड़ाई बड़ी है। ममता बनर्जी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, अरविंद केजरीवाल तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इन सब के बारे में कांग्रेस के शरद पवार कह चुके हैं कि तीसरा मोर्चा कभी संभव नहीं है, या कोई भी मोर्चा बना संभव नहीं है जब तक कांग्रेस को आप सेंटर में नहीं रखते। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर रही है कि जब जब तीसरा मोर्चा बना, आपसी टूट फूट ने इन मोर्चों को खत्म कर दिया। और यही वजह है कि जनता ऐसी पार्टी में विश्वास रखना चाहती है जो मजबूत और स्थायी सरकार दे सके। बहरहाल इसके लिए किसी एक दल को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन भारतीय राजनीति में ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए तमाम क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ तमाम दल एक साथ आकर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई पॉलिटिकल गाथा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।